गुड इवनिंग भाई बच्चों, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीरज, शांतनु, शोएब, वैभव, अंकित, रमन, विशाल, आदित्य, आशीष, वीरेंद्र, संदीप, स्पर्श। गुड इवनिंग बेटा। नंदनी, वैभव, रौनक, अभिजीत, शिवम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। युवा, गुड इवनिंग। दक्ष, आईआईटी दिल्ली, गुड इवनिंग। मोहित, यशस्वी, गुड इवनिंग। नंदनी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? खूब पढ़ाई चल रही है? हाँ, खूब मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो। और बहुत बढ़िया टाइम आ गया है। ऐसा ही होता है ना, जैसे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अरे यार अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब पढ़ के क्या करेंगे, है ना। ऐसा होता है कि अब तो शायद नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ भी। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, फिलहाल की बात कर रहे हैं, फिलहाल इन द सेंस की जो पहला टारगेट मुझे लगता है वो है हमारा जेई मेंस। तो जो सबसे पहले टारगेट को अगर मैं टारगेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस का पेपर एक हल्के लेवल का एग्जाम है और इसको एज सच वो नहीं माना जा सकता जिसके जिसके लिए लोग डरते हैं कि यार आईआईटी का पेपर हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में काउंट किया जाता है। बिल्कुल काउंट किया जाता है, लेकिन फिर वो एक एडवांस लेवल की बात चल रही है। हम मेंस लेवल की अगर बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो एक बड़े मतलब का एग्जाम है। मतलब इन द सेंस कि इस तरह के एग्जाम्स दे चुके हो, इस तरह के एग्जाम्स 11th में, स्कूल लेवल पर, 12th में, बोर्ड लेवल पर, ये उसी इस चीज से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं। फर्क इतना है कि सर पैटर्न बदल गया है। वहां सब्जेक्टिव लिखा जाता था, यहां ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। पेपर का तरीका वही है। कुछ सवाल अच्छे लेवल के हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम या बड़ा मुश्किल एग्जाम माना जा सकता है। तो इसलिए ऐसे में भी अगर कोई बच्चा ये कहता है कि अभी मेरे पास 91 डेज है, 95, 99, 98 डेज बचे हुए हैं, तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि ऐसे में जो आदमी अचानक दौड़ना शुरू करता है वो उन तमाम लोगों को पिछाड़ सकता है जो पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहा है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो 2 सालों से मेहनत कर रहा है, अगर आगे आखिरी तक आते आते उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तो ऐसे में जो बच्चा अभी तैयारी करना स्टार्ट करता है वो ऐसे बच्चे को पीछे छोड़ सकता है। इसमें कोई दौराय नहीं। क्यों? उसका रीजन क्या है? सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो इलॉजिकल है। एक बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, मैं 3 महीने से तैयारी कर रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? 3 महीने की तैयारी वाला 2 साल की तैयारी वाले को हरा दे। बिल्कुल लॉजिकल है। हाँ, सही कह रहे हो आप, कहीं से बात मिक्स नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे सोचो ना यार कि तैयारी किसकी कर रहे हैं आप? सर तैयारी इस चीज की कर रहे हैं और इस चीज की तैयारी एक आदमी 2 साल से कर रहा है ना। वो आदमी 2 साल से बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। उसने 2 साल उस छोटी चीज की तैयारी नहीं की है, उसने 2 साल एक बड़ी चीज की तैयारी की है। ऑब्वियसली छोटी चीज साथ साथ तैयार होती चली जा रही होगी। अब सर कंपटीशन इस चीज के लिए, अभी फिलहाल की बात करें तो अभी सर इस चीज का कंपटीशन है। अब इस चीज के कंपटीशन के लिए क्या वाकई में 2 साल की तैयारी की जरूरत थी? नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं सिर्फ इसी को टारगेट बनाता हूं तो मैं उन बच्चों से आगे निकल सकता हूं, अगर उनमें से कुछ लोग इधर आखिरी के 3 महीनों में सुस्त पड़ जाएं तो। देखो अब लॉजिकल बड़ा है, अगर वो भी तुम्हारी तरह आज दौड़ रहे हैं तो तुम उनको नहीं पिछाड़ पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मान लीजिए, जो कि बहुत लाजमी है और बहुत लॉजिकल लगता है कि यार इतने दिनों से तैयारी करते करते आदमी की हालात टूट जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ छोटे मोटे टेस्ट में नंबर खराब आ गए, बड़े बड़े झटके लग गए, तो ऐसे में उसकी हिम्मत ही टूट जाती है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि उन तमाम लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो जरूर लास्ट में आते आते थकते होंगे, और जो बच्चा हमारे कुछ बच्चे अगर अब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और यह पूरा लॉजिकल है और इसमें कोई अंधेर या फिर बेमानी नहीं। आप समझिए। इसलिए मेरा मानना यह कि अगर तुम में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ढीले पड़ रहे हैं, या तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार क्या अब हो सकता है कुछ क्योंकि हमने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, तो मैं उनको यह बोल दूं कि अभी भी तैयारी पूरा करने का, और अभी भी उस एग्जाम को, जिस एग्जाम को मैं ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहा हूं, जिसको मैं मेंस का एग्जाम कह रहा हूं, उसकी तैयारी की जा सकती है और एक अच्छे लेवल पर स्कोर लाया जा सकता है और उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ा जा सकता है जो पिछले कई दिनों से तैयारी करते करते आ रहे हैं लेकिन लास्ट में थक रहे हैं। इसलिए भाई वही बात होती है कि सर अब नया जोशो खरोश के साथ सर थोड़ा सा टाइम बचा है, देखते हैं सर कुछ कर लेंगे, सर जोर ही मार देंगे, और जो बच्चा लास्ट में जोर मार देगा मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छी परसेंटाइल लेके आए। तो सब लोग कोशिश करो, है ना, और सही सही से कोशिश करो। लेकिन फिर इसमें देखो कहीं इसमें गड़बड़ नहीं है। इसमें वो बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो कि सर हम भी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, सर आपने तो हमारी बैंड बजा दी ना। तुमने बात पूरी सुनी नहीं। इसका मतलब आप पूरे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन लास्ट में आते आते थकिएगा नहीं, क्योंकि थक गए तो ऐसे में गड़बड़ यह है कि जिस एग्जाम की हमें अब बिल्कुल सामने जो एग्जाम मुझे दिखाई दे रहा है वो हल्के लेवल का एग्जाम,
उसके लिए उतनी लंबी तैयारी की जरूरत नहीं थी। सोचो तुम थक गए और एक आदमी ने आज से दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो वो पिछाड़ सकता है भाई। तो जो बच्चा पुराने 2 साल से मेहनत करते चला आ रहा है उससे मेरा ये उसके लिए मेरा ये सजेशन है, थकना नहीं है, कुछ दिन बाकी। और जो बच्चे ढीले ढीले चल रहे थे और अब दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन यह है कि कुछ जरूर थकते हैं, कुछ जरूर गिरते हैं, कुछ लास्ट में आते आते जिनकी हालत पस्त होती है वो पक्का पिछाड़े जा सकते हैं। तुम उनको पिछाड़ सकते हो, एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए तो, या इस लेवल के एग्जाम के लिए तो पिछाड़ा जा सकता है। तो कोशिश करो, है ना। तो इसलिए 99 डेज बचे हैं, बिल्कुल सही है। हम लोग कोशिश करेंगे, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लग के मेहनत करो, पक्का रिजल्ट आएगा। अच्छा, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद एंट्रोपी कैलकुलेशंस के बारे में की थी, तमाम केसेस डिस्कस कर लिए गए थे जिसमें सारे केसेस बना लिए गए थे, चाहे वो गैसियस सिस्टम, आइडियल गैसियस सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज, चाहे किसी भी तरह का प्रोसेस हो। साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम जिसके एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन की बात चल रही है, जिसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट की जा रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है लेकिन कभी कर भी रहा है, और ऐसे केसेस जिसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, वहां पर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। हमने तमाम केसेस एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन के पढ़ लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे किसी रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज पूछे, तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उसमें आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी आपको सवाल में दे दी जाएगी, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करके डेल्टा एस। अरे वही जो पुरानी कहानी, इसमें कोई नया बात नहीं है। यानी अगर किसी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है तो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज का सम माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपीज के सम से माइनस कर देंगे, जैसे डेल्टा एच निकाला जाता, समझ रहे हैं, उसी तरह से डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेंगे। यानी तमाम केसेस आपने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन के देखे। अब मैं इसी के अंदर जरा उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बताना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है छोटा सा अगर डिस्कशन करें तो उसमें छोटी सी बात निकल के आती है। सपोज एक बढ़िया एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तुम लोग सब लोग जल्दी से ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास ये आइस हो जो कि सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल्दी से मुझे बताना सब लोग, ये बिल्कुल सीधा केस बना रहे हैं जिसके बारे में कल हमारी बात हुई थी। मान लीजिए ये आइस मेरा इसका कुछ मास दे रखा है, m ग्राम ले लेते हैं, m ग्राम आइस। तो अगर ये m ग्राम आइस है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर मैं इस आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस की क्या होगी। सपोज दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इस सवाल का आंसर कैसे लिखा जाए? तो देखिए, एक चीज सर मुझे जितना समझ में आता है वो ये, पहली बात, क्वालिटेटिवली अगर मैं देखूं तो इस प्रोसेस की जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्वालिटेटिवली लॉजिकल है सर, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। क्वालिटेटिवली इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज आइस के अंदर सिस्टम सर समझ रहे, थमा है, सॉलिड सिस्टम है, आपको अब तमाम तरफ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक एक पानी का मॉलिक्यूल 4 पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बढ़िया केज लाइक स्ट्रक्चर है, पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे साइज के एटम को छोड़ दिया जाए तो बड़े साइज के एटम्स जैसे जिनन, क्रिप्टन, ये सब फंस जाते हैं। इसलिए आइस जो है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। केज किसे कहते हैं? केज का मतलब होता है पिंजरा। पिंजरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस केज लाइक स्ट्रक्चर में मोटे एटम्स फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए उस आइस को केज लाइक स्ट्रक्चर माना जाता। तो एक चीज तो क्लियर है सर, आइस के अंदर रैंडमनेस कम होगी, वाटर के अंदर लोग अपना थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव ही निकल के आए, क्लियर है। लेकिन वो कह रहा नहीं, ओहो पॉजिटिव निगेटिव छोड़िए, कितनी आएगी? अरे कल ही तो बात हुई है, दिस इज अ केस ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल साफ समझ में आता है, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। एंट्रोपी चेंज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज निकल के आएगी वो डेल्टा एच फ्यूजन से निकल के आएगी। आपको सवाल में डेल्टा एच फ्यूजन दे दिया जाएगा और टेम्परेचर हमें दिख ही रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से 273 केल्विन। समझी बात? तो सवाल में आपको डेल्टा एच फ्यूजन दे दिया जाएगा, उस डेल्टा एच फ्यूजन को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आइस के m ग्राम है, आप समझ रहे बात को, आइस के अगर m ग्राम, डेल्टा एच फ्यूजन पर मोल होगी। समझ रहे बात को, डेल्टा एच फ्यूजन अगर सवाल में देगा तो हो सकता है ये पक्का पर मोल में दे। आपको सबको याद होगा तमाम तरह की डेल्टा एच आपने पढ़ी थी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, वो सब पर मोल हुआ करती थी। यानी अगर 18 ग्राम, पर मोल मतलब क्या, 18 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो m ग्राम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करूं तो मैं यहां पर सीधे सीधे लिख लेता हूं, दिस इज
सीधे सीधे लिख लेता हूं 1 मोल। अब अगर ये 1 मोल है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये काम करने के लिए? डेल्टा एच के बराबर। अब जो डेल्टा एनर्जी चाहिए दैट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन। लेकिन अगर ये 1 मोल की जगह 2 मोल होती तो आप डेल्टा एच को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। दैट मींस मेरे कहने का मतलब है यहां वो हीट रखनी है जो आपने सप्लाई की है ताकि 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इफ इट इज 1 मोल इन दैट केस इट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन। इफ इट इज 2 मोल इट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन इनटू 2, क्योंकि पर मोल एनर्जी अगर डेल्टा एच चाहिए तो जितने भी मोल आपको दिए जाएंगे वो आप यहां पुट कर लीजिएगा। सबको ये बात समझ में आ गई है? यार अब देखो, अब कुछ लोगों के ये उल्टे सीधे सवाल जब आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। आज इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो आज जरूर स्टार्ट होगा, नहीं तो कल से स्टार्ट कर लेंगे हम। मैं कोई चीज इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। कल की क्लास अगर मैंने पता नहीं इन्वेस्ट की थी या वेस्ट की थी मुझे नहीं पता, लेकिन कल की क्लास अगर मैं आगे बढ़ गया होता तो इस टाइम थोड़ी देर बाद हम इक्विलिब्रियम ही डिस्कस कर रहे होते, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल की क्लास जरूरी थी, इसलिए मैंने कल की क्लास को इस तरह से पूछा था, बताया था, ठीक। बहरहाल तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जिसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं की है वो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इत्मीनान से बैठ के कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं डेल्टा एच सिस्टम डेल्टा एच फ्यूजन बाई 273 होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप आसानी से डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। हां, यहां पर अगर आइस के 50 मोल होते तो आप डेल्टा एच इंटू 50 कर देते, बिकॉज डेल्टा एच पर मोल होता। ये समझ में आ गया होगा बात, ठीक। अब सर ये तो बड़ा सिंपल केस था, कल ही तो बात हुई थी। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और एक अच्छे केस को डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट केस अगर बढ़िया वाला बनाया जाए तो एक बढ़िया केस ये बन सकता है। जरा समझना, मेरे पास ये आइस, ठीक, समझना, ये आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी मैं बहुत लंबे केस पे नहीं गया हूं, लेकिन मैं लंबे केस पे भी जाऊंगा। और वो कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, इस आइस को जो है मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं पानी में। तो मैंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं साहब। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कह रहा है क्या आप बता सकते हैं इस कन्वर्जन में कितना एंट्रोपी चेंज होगा? पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करिए। तो मैंने कहा देखिए बड़ा आसान है, आज पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां टेम्परेचर -20 है, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर चेंज आपको पता ही है, आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें गड़बड़ यह है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल सही, सब लोग यही बात समझ रहे हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक बार में सब कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस चलेगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और एक ऐसा भी प्रोसेस चलेगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ये तो वो वाले केसेस बनेंगे जिसमें एक केस में टेम्परेचर बदलता भी है और एक केस में टेम्परेचर नहीं भी बदलता। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो तुम सब जानते हो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें -20 की आइस को -0 डिग्री के पानी में 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी पहले तो आपको 0 डिग्री की आइस बनानी पड़ेगी और वो 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाली एंट्रोपी चेंज में क्या होगा सर? ये वो एंट्रोपी चेंज है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, देख रहे हैं 0 डिग्री। तो ऐसे में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट की जाएगी? दिस इज डेल्टा S2, इसको डेल्टा S1 मान लेंगे। दिस इज डेल्टा S1, सो द नेट एंट्रोपी चेंज विल बी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। डेल्टा S2 बिल्कुल क्लियर है सर, दिस इज डेल्टा H फ्यूजन। डिपेंड करता है आपने कितने मोल लिए हैं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दैट इज 273। सर ये आपका आंसर आएगा। अगर मैं इस आइस का 1 मोल ले लूं तो मेरा आंसर बड़ा सीधा नजर आता। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? शाबाश। अब मुझे ये बताइए फर्स्ट वाले केस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। फर्स्ट वाले, अरे यार ये NRln V2/V1, क्या चाकू खाओगे आज? चाकू खाने के मूड से आए हो तुम लोग? अबे NRln V2/V1 तो गैसियस सिस्टम के लिए बनाया गया था। NRln V2/V1 प्लस NCVln T2/T1 तो गैसियस सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज था। यहां तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है और फेस ट्रांसफॉर्मेशन के एंट्रोपी चेंज डेल्टा H बाई 273, जो भी मेल्टिंग पॉइंट वो है उससे निकाल लेंगे। तो दिस इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन का केस। और फेस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या होता है? फेस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एंट्रोपी चेंज फ्यूजन डिवाइडेड बाय T से निकाला जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है? यहां आइस है, यहां भी आइस है। तो सर इसका मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है। इसको यार ऐसे ना बना के, थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया, इसको थोड़ा सा देखने में आइस जैसा लगना चाहिए। हाँ, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आइस यहां पर भी, आइस यहां पर भी है। इसका मतलब ये हुआ सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
लेकिन फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जब किसी सब्सटेंस का टेंपरेचर चेंज हो रहा है और फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? सर वही dq by t का इंटीग्रेशन जैसे करते थे, और इस बार t क्योंकि वेरिएबल है इसलिए वो अंदर रहेगा और जिसकी वजह से वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जो एंट्रोपी चेंज निकल के आएगा उस केस में यह एंट्रोपी चेंज कितना बनेगा? m(s)ln T2 by T1। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 253। दिस इज द एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा S1। सब लोग समझो, m की वैल्यू कहां से लाएंगे और s की वैल्यू? सवाल में आपको अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है तो आप मोल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCP ln T2 by T1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम है, आप जैसे चाहे। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन तो आप मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहां सवाल में 1 मोल दे रखे हैं, तो अब अगर वो सवाल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देता है तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम होती है तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है आइस की तो आप 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर वेरिएबल। तो ये वही केस हो गया जैसे चाय अपने अंदर से हीट निकाल रही थी, ms ln T2 by T1। याद आ रही वही बात? यानी यही वो सेम केस है जिसमें टेम्परेचर हमारा वेरिएबल हो रहा है। ये वो केस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। सीधे फेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी नेट एनर्जी है उसको सीधे टेम्परेचर से डिवाइड करके आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? मोलर हीट कैपेसिटी, एक आदमी पूछ रहा है यहां सीपी कैसे डिफाइंड है? अबे तो क्या सीपी और सीवी जो है वो सिर्फ गैस के लिए डिफाइन किया जाता है? गजब आदमी हो। सीपी इज द मोलर हीट कैपेसिटी। वो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर देगा, वो सवाल में दे देगा, सीधे यहां पुट कर देंगे। क्लियर है ये? अच्छा, ये वो केस, यानी नेट एंट्रोपी चेंज अगर आपसे पूछा जाए तो नेट एंट्रोपी चेंज क्या निकल के आएगा? डेल्टा एस नेट इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। दोनों वैल्यूज मुझे पता है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, हमें नेट एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। क्लियर है? सब लोग समझना जरा बात। अच्छा चलिए ठीक। अच्छा एक और बात करते हैं। इस केस की जगह अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस बना लें जो और लंबा केस बने, यानी कि वो ये केस बना दे। ये मेरी आइस है, सपोज -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरी आइस है और मैं इसको कन्वर्ट, दूर जाके कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं भाप में। ये लीजिए, ये वेपर बनने जा रही है कितने डिग्री पर? 300 डिग्री। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा मुश्किल तो वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा तो चेंजेस आप ला ही नहीं सकते। यानी -20 की आइस को वो 300 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट करना चाहता है। आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे खेल में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करिए। किसी भी एग्जाम में इतना लंबा सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन यह कंफर्म है अगर वो सवाल आता है तो इनमें से किसी भी पार्ट को लेकर या किसी भी हिस्से को लेकर आपसे एक छोटा ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि -20 की आइस को 300 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट करिए, जल्दी से बताओ क्या होगा? सर ऐसे थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा। पहले -20 की आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगी, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगी, यानी 0 डिग्री का वाटर बनेगा। 0 डिग्री का पानी 100 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगा। सर जी ये 100 डिग्री का पानी बनेगा। 100 डिग्री का पानी अब 100 डिग्री की भाप में कन्वर्ट होगी, ये 100 डिग्री की भाप बनेगी। और 100 डिग्री की वेपर्स, 100 डिग्री की जो वेपर्स हैं अब वो 300 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट होंगी। बताओ समझाइए। सब लोग समझने की कोशिश करो। ये पूरा केस हो गया, मतलब इससे ज्यादा मुश्किल नहीं बन सकता। उसको कोई सवाल बनाना होगा तो बीच में से निकाल लेगा, यहां से यहां का एंट्रोपी निकालो, यहां से यहां का एंट्रोपी निकालो, कुछ भी पूछ लेगा। मैंने एक जनरल केस बना दिया कि भाई -20 की आइस को 300 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट करना है, बताइए इस पूरे सिस्टम के एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स देख लेते हैं। सर यह आपका डेल्टा S1 होगा, यह एंट्रोपी चेंज डेल्टा S2 होगी, यह एंट्रोपी चेंज डेल्टा S3 होगी, यह एंट्रोपी चेंज डेल्टा S4 होगी और यह एंट्रोपी चेंज डेल्टा S5 होगी। इन सारी एंट्रोपीज को जोड़ करके अपना काम चला लें। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके निकालते हैं। पहले वाले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है वेरिएबल? सर ये तो वेरिएबल, यानी कौन सा केस बना? सर वो चाय वाला। चाय वाले केस में क्या बनता है? सर लॉग, लॉग का टर्म आता है, यानी दिस विल बी डेल्टा S1 एंड दिस इज डेल्टा S1। कितना आएगा डेल्टा S1? m जो भी मास आइस का दिया जाएगा,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी? सर ये आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए होगी ln T2/T1 कितना आया? 273 डिवाइडेड बाय 253। ये पहली एंट्रोपी चेंज। अगर सीपी दिया जाएगा तो सीपी को यूज कर लेंगे, जैसा आपको दिया जाएगा आप उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा। फिर आता है डेल्टा S2। डेल्टा S2 में टेम्परेचर कांस्टेंट या वेरिएबल? सर कांस्टेंट। क्या प्रोसेस है? सर फ्यूजन का प्रोसेस है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज डेल्टा H फ्यूजन, जो भी आपको सवाल में दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 273। दिस इज डेल्टा H फ्यूजन। तीसरा केस कौन सा बनता है? सर दिस इज डेल्टा S3। टेम्परेचर वेरिएबल या कांस्टेंट? सर पानी है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, कौन सा केस बनेगा? लॉग वाला केस बनेगा। कैसे बनेगा? MS, लेकिन S किसका? S पानी का चाहिए होगा। ln सवाल में दिया जाएगा ln T2 दैट इज 373 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज 273। ये हमारे तीसरे केस का डेल्टा S3 बनेगा। समझो बात। नेक्स्ट, अगर मैं 100 डिग्री की पानी को 100 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो दिस विल बी डेल्टा S4। कितना आएगा? सर 100 डिग्री यहां भी 100 डिग्री यहां पर वेपराइजेशन का प्रोसेस है, सो इट विल बी डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 373 टेम्परेचर। लास्ट केस, सर ये 100 डिग्री ये 300 डिग्री है। ओहो, अगर ये 100 डिग्री ये 300 डिग्री, सो दिस विल बी द केस ऑफ डेल्टा S5 दैट इज टेम्परेचर चेंज। एंड व्हाट इज द केस ऑफ टेम्परेचर चेंज? इट विल बी अगेन MS। किसकी हीट कैपेसिटी चाहिए? वेपर की। सवाल में दी जाएगी ln T2/T1। T2 इज 573 डिवाइडेड बाय 373 एंड दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज। अगर आप इन सारी एंट्रोपीज को आपस में ऐड कर दें तो आपको नेट एंट्रोपी मिल जाएगी। सब लोग समझने की कोशिश करें, बहुत आसान सा केस। इन सारी एंट्रोपीज को ऐड करके आप नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सब लोगों को यह बात समझ में आ गई? सब लोग समझने की कोशिश करना। इतना लंबा सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन यह पूछ सकता है कि भाई 0 डिग्री के पानी को 100 डिग्री की वेपर में कन्वर्ट करना है। अब आप बीच के 3 स्टेप ले लीजिए, यहां से लेके यहां। अगर तुम गणित जानते हो तो तुम जानते हो इन 5 लोगों में से कोई भी 2 स्टेप पकड़े जा सकते हैं। यानी इन 6 गोलों में से मैं कोई भी 2 गोले चुन सकता हूं, और 6 में से 2 गोले चुनने का मतलब 6C2 की जो भी वैल्यू आती होगी। आप समझिए कितने सारे सवाल बन सकते हैं इस एक सवाल के अंदर। यानी सिस्टम के एंट्रोपी चेंज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के कोई भी केस बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि सर या तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर फिर क्या होगा? तो जो भी हीट दी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज आ जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो सर dQ/T का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो T जो होगा वो T जो है वो अंदर रह जाएगा। जब T अंदर रह जाता है तो सर ऐसे में वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में MS dt/T का इंटीग्रेशन MS ln T2/T1 से निकल आएगा, या NCP ln T2/T1 से निकल आएगा। सवाल में मोल्स दे रखे होंगे, CP दे रखा होगा तो CP वाला फॉर्मूला लगा देना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास दे रखा होगा तो MS ln T2/T1 वाला फॉर्मूला लगा देना। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, सीधे आप पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। 15 सवाल आपने कर लिए। कुछ समझे बात को? डेल्टा S5 तो गैस है, बिल्कुल सही है, डेल्टा S5 गैस है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? अगर गैस भी है तो भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका, अब गैस भी है तो क्या होगा? सर ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है और इस गैस को आपने हीट देकर 100 डिग्री से 300 डिग्री में कन्वर्ट किया है, बस बात खत्म। अब देखो, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज का क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसी चीज को यूज करके सवाल करें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो आपसे पूछे कि सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज भी कैलकुलेट करिए तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे में अगर आपसे पूरी केसेस में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो परेशानी। लेकिन फिर भी एक बार जरा जोर लगा के देखते हैं। यहां से जो नेट निकल के आने वाला है, ये जो नेट निकल के आने वाला है, दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। यहां से सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकला है, ठीक है? यहां से सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे। सराउंडिंग की अगर आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो थोड़ा सा यार अकल लगाते हैं। तो बता सकते हो यहां से यहां वाले प्रोसेस में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज क्या है? यहां से यहां,
देखते कौन बताएगा, मजा आ जाएगा। यहां से यहां एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकलती है? सराउंडिंग क्या बोलेगा, अरे भाई मुझसे क्या मतलब, तुम पिघल रहे हो, जल रहे हो, उड़ रहे हो, भाई तुम्हारी ऐसी तैसी, मुझे मतलब ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, क्या? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि आप, अब एक बच्चा कह रहा है यहां वॉल्यूम वाला फैक्टर भी आ सकता है। नहीं, वॉल्यूम वाला फैक्टर तो हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि भाई कंटेनर के अंदर आपने मान लीजिए सब कुछ कर रखा है, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो मैं वॉल्यूम वाला केस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ टेम्परेचर आपका चेंज कर रहा है और उस टेम्परेचर चेंज की वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में nRln V2/V1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और nCVln T2/T1 से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट वाले केस में सराउंडिंग क्या बोले, सराउंडिंग कहेगा भाई देखो ऐसा मुझसे मतलब नहीं यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बर्फ पिघली है नहीं पिघली है, बर्फ ने मुझसे मांगी है हीट, बस मुझे इतना पता है। तो ये तो कंफर्म हो गया सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी। अब कितनी मांगी है ये बताइए, तो मुझे पता है, कल हमारी बात हुई थी, बर्फ ने कितनी मांगी होगी जरा सोच के बताओ। बर्फ ने मांगी होगी, जरा सब लोग आकर लगाना, ms डेल्टा टी, जरा समझना बात को, ms डेल्टा टी कितना आ जाएगा? आप जा रहे हैं -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बर्फ की एंट्रोपी चेंज आ जाएगा आप जो आपने मांगी है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, समझ लो बात को। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज जो माइनस डेल्टा एच बाई टी होता है वो आ जाएगा -ms डेल्टा टी, कितना आ जाएगा 273 -253 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या लिया जाए? देखिए आप ऐसे सवाल में जनरली सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो जो ये फाइनल टेम्परेचर आप जहां तक इस चीज को लेके पहुंचे, दैट विल बी द फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सब कुछ होते हवाते फाइनल टेम्परेचर 300 डिग्री तक गया तो इसका मतलब ये हुआ जो भट्टी के अंदर जब आपने इसको डाला था तो भट्टी का टेम्परेचर भी फाइनली 300 ही रहा होगा। अदरवाइज आप मुझे सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दीजिएगा, मैं यहां सराउंडिंग का टेम्परेचर पुट कर दूंगा। इस सवाल के अकॉर्डिंगली इट शुड बी 573। जरा सब लोग समझने की कोशिश करना। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस केस में, समझ रहे हैं बात को, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, पहले वाले केस में सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे में इस पूरे खेल में बर्फ पिघली ना पिघली क्या हुआ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन -20 की चीज अगर 0 में कन्वर्ट हुई है तो उसने हीट मांगी है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी पक्का निगेटिव चेंज आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो दिख भी रहा है, 273 -253 डिवाइडेड बाय 573 करेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो नेट एंट्रोपी चेंज पक्का क्या निकल के आएगा, निगेटिव। सबके समझ में आ रहा है? अगर वो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर दे देता कि भाई भट्टी का टेम्परेचर 800 केल्विन है तो आप यहां 800 केल्विन रख देते, लेकिन अगर नहीं दिया है तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, पूरे प्रोसेस का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ यहां पर मैं मान लेता हूं सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 डिग्री है, दैट इज 573। ठीक, सेकंड वाले केस पे आते हैं। सेकंड वाले केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगी? सराउंडिंग क्या बोलेगी, भाई मुझसे जो मांगा मुझे बता दो, कितना मांगा? सर इतनी हीट तो मांगी है, यही हीट तो सराउंडिंग से ली है, डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर सर 573 है। इसका मतलब सर यही हुआ माइनस डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय 573। समझने की कोशिश करना भाई, दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इस पूरे केस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता था कि अगर मैं बर्फ को एक ऐसे बर्तन में रख दूं जिसका टेम्परेचर सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए इस पूरे प्रोसेस में नेट एंट्रोपी चेंज क्या निकल के आएगी? तो एक तो बर्फ की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर आपको एनवायरमेंट की, सराउंडिंग की भी एंट्रोपी या उस बाथ की एंट्रोपी भी निकालनी है तो बाथ जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर मुझे पता होगा। यानी एक तो बर्फ पिघल रही है 0 से 0 डिग्री की वाटर में, दैट विल बी एंट्रोपी चेंज, वो ये एंट्रोपी चेंज आएगी। और साथ ही साथ सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है, जिस बाथ में आपने इसको रखा है, जिसका टेम्परेचर आपको सवाल में 573 दे रखा है, तो डेल्टा एच फ्यूजन बाय 573 करके आप नेट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग जरा समझने की कोशिश करना। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो नेट एंट्रोपी चेंज में सराउंडिंग से आपने कितनी हीट ली है, दैट इज ms 273 -253 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है? 573 केल्विन। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो सराउंडिंग से कितनी हीट ली गई होगी? जितनी बर्फ के पिघलने के लिए चाहिए। बर्फ के पिघलने के लिए कितनी चाहिए? डेल्टा फ्यूजन। तो डिवाइडेड बाय 573 कर दोगे तो दैट विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है सबको? मैं देखो ऐसा जो बच्चे समझ रहे होंगे ना, ये वो बच्चे होंगे जो कि अकल लगा रहे हो।
अदरवाइज मैं फिर वही बोलूंगा, ये ज्यादा दिमाग न लगाओ। जैसे कल भी मैंने एक आध कमेंट्स पढ़े थे, एक बच्चे ने कहा था सर फॉर्मूले ज्यादा लिखवा रहे हैं या इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले होते हैं। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं। उस बच्चे को यहां पर भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ने 36 फॉर्मूले लिख दिए। जो आदमी पढ़ा लिखा है वो इस बात को एग्री करेगा कि सर यही एक ही बात है जिसको आप कल से लेकर दोहराए चले जा रहे हैं कि या तो टेम्परेचर वेरिएबल है या टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो सीधे हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर रख दीजिएगा, और अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर वेरिएबल है तो लॉग का टर्म साथ में डाल दीजिएगा। अगर कोई गैसियस सिस्टम है तो दो लॉग के टर्म आएंगे, एक वॉल्यूम वाला और एक टेम्परेचर वाला। बात खत्म। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट केस में 0 डिग्री से 100 डिग्री में जा रहे हैं, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो आपने निकाल ली, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगी? सर सराउंडिंग को क्या लेना देना कि आप पिघल रहे हैं कि उड़ रहे हैं, कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। सराउंडिंग तो सिर्फ ये कहेगा तुमने मुझसे हीट मांगी है ना? हाँ मांगी। कितनी मांगी? सीधी सी बात है सर, आप 373 हो गए 273 से, तो आपने कितनी हीट मांगी होगी? MS वाटर 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज 573 माइनस साइन के साथ। शाबाश, समझो बात, समझ में आई बात? शाबाश, 100, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे इस सवाल के लिए या इस बात के लिए उन्हीं बच्चों से मतलब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी नहीं है कि समझी ना जा सके। मैं ये जोड़ देता हूं, बाकी मर्जी तुम्हारी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है सर? नेक्स्ट वाले केस में 100 डिग्री आदमी 100 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सिस्टम की एंट्रोपी तो निकल आई। सराउंडिंग कहेगा भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ बताओ कितनी मांगी। सर वेपराइजेशन के लिए जितनी चाहिए उतनी मांगी, सो दिस इज डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज 573 माइनस साइन के साथ। दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। एंड द लास्ट केस इज अगेन सराउंडिंग कहेगा भाई क्या बड़ा क्या नहीं मुझे मतलब नहीं है, मुझसे कितना मांगा वो बताओ। दिस इज MS, कितना डेल्टा T आएगा? इट इज 573 माइनस 373 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 573। दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज जो मैंने यहां पर लिखा है। दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ व्हाट? दिस इज द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग्स की नेट एंट्रोपी चेंज होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो तुम्हें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज मिल जाएगी। समझो बात को। जेई के पेपर में किसी भी लेवल पर इतना बड़ा अच्छा सवाल नहीं पूछा गया है। दिस इज डेल्टा एस सिस्टम एंड दिस इज डेल्टा एस सराउंडिंग्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज मिल जाएगी। सब लोग इत्मीनान से देखने की कोशिश करें, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं सर मुझे एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। ये वो बच्चे हैं जो सुन रहे थे, जो बच्चे सिर्फ देख रहे थे, उनकी आंखें फट जाएंगी कि ये चल क्या रहा है। और इस स्लाइड पर मैंने एक सवाल नहीं 15 सवाल लिखे हैं। आपको 15 भी नहीं, 15 क्यों, सराउंडिंग को भी अगर मैं जोड़ लेता हूं तो सर 15 दूनी 30 सवाल, न जाने कितने सवाल आपने इस स्लाइड पे लिख दिए हैं। वो किसी भी लेवल पर जाके आपसे सवाल पूछ सकता। आप समझिए। सब लोग पहले आराम से इसको समझने की कोशिश करें। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया है, लेकिन मेरी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस जगह पर सिस्टम यह कहता है कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने हीट ली या दी, तो जितनी ली दी डिवाइडेड बाय वो कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस केस में सिस्टम यह कहता है कि मेरा टेम्परेचर भी बदल रहा है, तो ऐसे में आपको लॉग वाला टर्म लगाना पड़ता है। बात खत्म हो गई। वही चाय वाला केस जैसा होता। तो बिल्कुल सीधे केसेस बनाए गए हैं, इसलिए मैंने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया गया है। मैंने कुछ केस बनाए और उन केसेस से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का तरीका निकाला है। बस हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने का एक नया तरीका है जिसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, जो अभी 1 मिनट में समझ लेंगे। कुछ नहीं होता उसमें, हम सिर्फ एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से यहां एंट्रोपी चेंज, यहां से यहां एंट्रोपी चेंज, यहां से यहां एंट्रोपी चेंज। मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके जुगाड़बाजी करके थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं, वो सब बेकार। एक आदमी पूछ रहा है सर नोट करना है क्या है? क्या जवाब दें हम? ये तुच्छ चीज आपके लिए, अगर ये समझ रहे बात को, बिल्कुल तुच्छ चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी, अगर आपको लगता है आपके मतलब की तो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है सर ये हम तो बचपन में पढ़ते थे, सर सेकंड क्लास में पढ़ाया गया था, आप क्या नोट करवा रहे हैं, आगे बढ़िए, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मतलब की चीज है तो आपको नोट कर लेना चाहिए।
और तुम मेरी बात मानना, अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना, और अगर आपका वाकई में सिस्टम 300 डिग्री पर है, एनवायरमेंट वाकई में अगर 300 डिग्री पर, तो आप समझ लीजिएगा इन दोनों को जोड़ने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पक्का पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपने -20 की बर्फ को उस भट्टी में रखा है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री। समझिए मेरी बात, पक्का पिघलेगी, पक्का उड़ेगी, पक्का पानी बनेगा, सब कुछ होगा, एंड दिस विल बी स्पॉन्टेनियस बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज वेरी मच हाई। सो दैट मींस इफ इट इज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी पॉजिटिव। तुम्हें याद है, इररिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मैं डेटा पुट करूं तो डेटा पुट करने के बाद इन दोनों एंट्रोपीज का जो सम आएगा वो हर स्टेप पर आपको पॉजिटिव नजर आएगा। चाहे इन दोनों को जोड़ के देख लेना, चाहे इन दोनों को जोड़ के, अरे चलो एक काम करते हैं, जहां दिख रहा है वो तो कर ही लेते हैं। ये देखो, क्या ये दिख रहा है तुम्हें? जितना दिख रहा है उतना तो कर ही लेते हैं। क्या ये दिख रहा है पॉजिटिव? क्या ये पॉजिटिव दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिस इज 273, दिस इज दिस। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या पॉजिटिव आएगा? हाँ सर पॉजिटिव आएगा सर। ये नीचे बड़ा नंबर है, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर भी टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे जहां दिख रहा है वो भी ले लेते हैं। क्या ये पॉजिटिव दिख रहा है? हाँ सर ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। अब जो नहीं दिख रहा है वहां हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूज हमें नहीं पता है, बट हर जगह पर, हर एक स्टेप पर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। एवरी स्टेप द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, दैट इज दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज द सराउंडिंग इज एट मच हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सिस्टम। क्लियर? एक लिख रहा है, आज एक ने कम से कम लिखा ये, सर फील आ गया सर, फील। कल एक नहीं लिखा था, सर फील लाइए सर, जरा फील करके दिखाइए, फील। हाँ एक ने लिखा है कंफ्यूजन। हाँ मुझे पता है, मैं तो तुम लोग की नस नस से वाकिफ हूं, और तुम लोग का मतलब बच्चों की। 21 साल हो गए पढ़ाते हुए और लाखों बच्चे आंखों के सामने से गुजरे होंगे, तो एक चीज का तो क्लैरिटी है कि कंफ्यूजन तो आता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं कंफ्यूजन आएगा, लेकिन उसको उसको दूर किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। तो आप कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाए। अच्छा बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं फील आ गई, फील आ गई। चलिए थैंक यू सो मच, किसी को तो फील आई। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये इस तरह का एक केस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब मैं आप थोड़ा सा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की है उसी को लेकर अगर मैं एक छोटा सा लाइन लिखूं। हम सब जानते हैं जो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज होती है, द यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिर्फ एक ही बात है जो हम लोग कल भी कर चुके थे, जिसको हम डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हैं। दिस इज डेल्टा एस टोटल, हाँ ये भी सही। तो जो हमें याद है वो यही है कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है, तो इट शुड बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इररिवर्सिबल, आगे भागता चला जाएगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ गई तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? ये भाई हमें मजा नहीं आ रहा। नेगेटिव आ गई तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, पक्का रिवर्सिबल, सॉरी ये नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आएगा, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मान लिया जाए। और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जीरो आ रही है, याद करो जल्दी से, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जीरो आ रही है तो कौन से प्रोसेस थे सर? वो रिवर्सिबल प्रोसेस थे, जिसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज यानी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, आप उसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं और रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। अभी हम इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सीधी सी कहानी है, डेल्टा एस यूनिवर्स का सारा खेल है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कह के अपनी आखिरी सांसें ले रहा है कि भाई यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकाल लिया करो, और अगर तुम्हें लगे कि वो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ गई तो कह दिया करो कि ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, इररिवर्सिबल, आगे भागता चला जाएगा। अगर आपको लगता है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रही है तो आप समझ जाइएगा ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता। आप करना चाहे कर लीजिए, आपको इन्वॉल्व होना है और आप उस प्रोसेस को अंजाम देना चाहते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस पानी को इस रूम के टेंपरेचर तक लाने के लिए मेहनत नहीं करता क्योंकि यह खुद इस रूम के टेंपरेचर तक आता है। लेकिन इस पानी की बर्फ अगर मुझे जमानी है, इस रूम के टेंपरेचर के और नीचे लेके जाना है, तो मुझे आना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट को आना पड़ता है। और यही सेकंड लॉ का एक नया रूप है कि एक्सटर्नल एजेंट के इन्वॉल्व होने से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी अंजाम दिए जा सकते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं होंगे। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
समझ रहे हो बात को? और अगर आपको लगता है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज आप जीरो आ रही है तो दैट मींस दैट शुड बी एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस और स्पॉन्टेन रिवर्सिबल प्रोसेस। हमें यह बात पहले से पता, समझ में आ रहा बात? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है हमने जो अभी एंट्रोपीज निकाली थी, अब चाहे वो गैसियस सिस्टम हो, चाहे फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे लोहे का टुकड़ा ठंडा हो रहा हो। अच्छा यार एक सेकंड, मेरा मन कर रहा है, इतना करने के बाद एक छोटा सवाल पूछूंगा, देखते हैं तुम में से कौन कौन जवाब दे सकता है। अगर हमारे जेई मेंस के पेपर में यह सवाल पूछ लिया जाए कि लोहे के टुकड़े को अगर मैं ठंडा होने छोड़ दूं, यानी अगर मैं लोहे के टुकड़े को गर्म करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूं इतने टेंपरेचर से इतने टेंपरेचर तक, तो बताइए एंट्रोपी चेंज कैसे निकाली जाएगी? कितने लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं? जल्दी से बताओ मुझे सोच के। सवाल समझ में आ गया? एक लोहे का टुकड़ा है, वो पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, या चाय का केस हो गया यार, चाय का केस हो गया। क्या सारे बच्चे इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं जिसमें चीज ठंडी हो रही है या चीज गर्म हो रही है, उसका मास दे रखा होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी होगी? क्या ये सारे लोग इस काम को, इस तरह के सवालों को कर सकते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जो बच्चा पढ़ रहा है उसके समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद कौन से केसेस बनते हैं सर? गैसियस सिस्टम वाले, एंट्रोपी चेंज वाले, हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब तक जो हमने किया है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, ठीक। अब जरा 2 मिनट की बात और कर रहा हूं मैं, क्वालिटेटिव डिस्कशन। क्वालिटेटिव कंपैरिजन मतलब आप मेरी ज्यादा या तुम्हारी ज्यादा, समझ रहे? क्वालिटेटिव कितनी ज्यादा वो सब छोड़िए, लेकिन अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी हो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं, सब लोग उस बात को ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो उससे रिलेटेड कोई सवाल हमसे पूछ लिया जाए। पहली बात तो यह है, मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोर will be its entropy। देखो ये कंपैरिजन है इसलिए मोर लिखा है मैंने। तुम लोग अगर अंग्रेजी जानते होगे तो तुम समझते होगे मोर वर्ड तभी यूज किया जाता है जब आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यानी अगर 2 आदमियों में कंपैरिजन है तो जिस जगह पर गैस के मोल ज्यादा है वहां एंट्रोपी ज्यादा है। सर छोड़िए ना, क्या डिस्कशन करना, ऑब्वियस है सर। मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उछल कूद ज्यादा होगी, उछल कूद को ही तो रैंडमनेस बोला जाता है, और वही तो मेजर है एंट्रोपी उस चीज का। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सीधी सीधी बात करें तो एंट्रोपी ज्यादा निकल के आएगी अगर आपके गैसियस मोल्स ज्यादा हैं। जैसे 2 मोल अगर हमारे पास O2 है तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा है 2 मोल H2 से। समझिए बात, सॉरी 1 मोल H2 से। समझ पाए बात को? अच्छा दूसरा केस बना सकते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि सर मान लीजिए मोल सेम हुए, तब क्या करेंगे? इफ मोल सेम, if mole same, then atomicity will be the criteria. Atomicity will be the criteria. Will be the criteria. क्या मतलब? More the atomicity, more the atomicity, more will be the entropy. More will be द एंट्रोपी। यानी यहां पर भी वही वाली बात आ रही है, सर अगर मोल सेम आ गए तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, तो कैसे करेंगे? सर ऐसे में जो भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो एटॉमिसिटी होगा। मोर द एटॉमिसिटी, मोर विल बी द रैंडमनेस। इसमें भी कोई शक नहीं है सर। एटॉमिसिटी के बढ़ने से सर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल रोटेशन, न जाने कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरी रैंडमनेस इंक्रीज कर जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो O2 और O3 में O3 की एंट्रोपी O2 से ज्यादा, लेकिन दोनों के मोल बराबर। वास्तव में मोल सेम होने के बाद द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी एटॉमिसिटी। द एटॉमिसिटी ऑफ O3 इज व्हाट? 3। द एटॉमिसिटी ऑफ O2 इज 2। सो O3 की एंट्रोपी ज्यादा। इसी तरह से SO3 की जो एंट्रोपी होगी वो SO2 से ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। CO2 की एंट्रोपी CO से ज्यादा होगी। यानी ये वाले केसेस तब बनेंगे जब आप बात किसकी कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं जब हमारे और आपके मोल सेम होंगे, तो ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर एटॉमिसिटी करें। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है?
ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सर ऐसा कोई कंपैरिजन पूछ ले जिसमें मोल्स और एटॉमिसिटी दोनों बराबर है। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी कोई कंपैरिजन हो सकता है जिसमें मोल्स और एटॉमिसिटी बराबर हो, मोल सेम एंड एटॉमिसिटी सेम। तो ये एक यूनिक सा फीचर हो सकता है जिसमें आप कहते ये हैं कि उस केस में मोलर मास विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड करेगा, विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास H2 है, आपके पास HCl है, आपके पास सपोज Cl2 है, तो Cl2 के जो रैंडमनेस है एंट्रोपी वो HCl से ज्यादा, और HCl के अंदर जो रैंडमनेस होगी वो H2 ज्यादा, और इन तीनों में देखो तो सबकी एटॉमिसिटी 2 है। यानी अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो इन तीनों में जो एटॉमिसिटी निकल के आ रही है वो 2 है, वो 2 है, वो 2 है, तीनों की एटॉमिसिटी 2। तो ऐसे में अगर इनके मोल्स भी बराबर दे रखे हैं तो क्लोरीन जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी रैंडमनेस या एंट्रोपी सबसे ज्यादा, और हाइड्रोजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसकी रैंडमनेस सबसे कम। लेकिन समझो बात को, ये बड़े यूनिक से केसेस हैं, आप समझिए। सवाल अच्छा तब बन सकता है जिसमें वो ये कहे कि ये सब लगने के बाद अब आप आंसर बताइए। यानी मेरी बात समझना, मैं नेक्स्ट पॉइंट उठाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट मान सकता हूं, और इसको खूबसूरत बात की कैटेगरी में डाला जा सकता है कि अगर मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई साहब बहुत पढ़ लिए, अब आप ये बताइए इस केस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ये केस ले लेते हैं। अब वो कह रहा है ये बताइए व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। एंट्रोपी चेंज कितना आएगा वो नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कितना आएगा तो ऐसे में आप इसकी एंट्रोपी मुझे सवाल में दे दीजिएगा, इसकी एंट्रोपी दे दीजिएगा, इसकी एंट्रोपी दे दीजिएगा। मैं दिस इंटू 2 माइनस दिस प्लस दिस करके नेट एंट्रोपी चेंज, अरे जैसे निकाला जाता है डेल्टा एच वैसे एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे। इसकी एंट्रोपी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों से माइनस कर देंगे, एंट्रोपी चेंज। वो कह रहे नहीं पॉजिटिव आएगा निगेटिव ये बताइए, हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर रहे, निगेटिव पॉजिटिव आएगा ये बताइए। आप कैसे डिसाइड करें? अब देखो एक चीज समझ में आ रही, जो बच्चा इतना जानता है कि एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर वेट से ही सब कुछ डिसाइड होगा, तो वो क्लोरीन की एंट्रोपी को HCl की एंट्रोपी से ज्यादा मानता है। बिल्कुल सही। लेकिन यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना, ये 2 मोल HCl है। सर मैं मानता हूं HCl कम है आपसे, लेकिन इसके 2 मोल ले लोगे तो एंट्रोपी भी तो डबल हो जाएगी, वो तो पर मोल होती है, जूल पर केल्विन मोल। बात समझ रहे हो मेरी बात को? यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ऐसे में HCl के अगर 2 मोल बन रहा है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? अरे तो तुम समझो बात को, इधर गैस के 2 मोल हैं और इधर भी गैस के 2 मोल हैं। सर ये तो बड़ा मुसीबत हो गया, अगर गैस के मोल ही कहीं ज्यादा होते तो भी आंसर निकाल लेते, या तो गैस के मोल भी बराबर हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे? सर इसके 2 मोल बन रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। HCl की एंट्रोपी भले ही कम होती हो लेकिन 2 मोल की तो ज्यादा हो सकती है ना। अब देखो इसमें मैं अपनी अकल लगा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस विल बी पॉजिटिव। इस खेल में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव निकल के आएगा। उसका लॉजिक जरा समझने की कोशिश करना। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जो कि छोटा दिखाई देता है, ये क्लोरीन के लोग होंगे जो कि बड़े दिखाई देते हैं। इनके मिलने से HCl के 2 मोल बनेंगे जो ऐसा दिखाई देते होंगे। बताओ मेरी बात समझे? यानी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं और वो ये बना रहे हैं। मेरा मानना यह है कि दिस सिस्टम इज मोर डिसऑर्डर्ड सिस्टम एज कंपेयर टू दिस। व्हाई? बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ अलग अलग साइज, मतलब अलग अलग साइज इन द सेंस कि ये जो मॉलिक्यूल बना है दिस इज हेट्रो मॉलिक्यूल। बात समझ रहे हो? ये दिस इज हेट्रो डायटोमिक एंड दिस इज होमो डायटोमिक। आप समझिए, ये जो हमारा होगा ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा जिसमें दोनों एटम सेम। दिस इज ऑल्सो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम सेम, बट दिस इज हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम्स अलग अलग। और मेरी बात को सब लोग एग्री करेंगे कि दिस इज मोर ऑर्डर्ड सिस्टम, दिस इज मोर ऑर्डर्ड सिस्टम। और इनके मिलने से भले ही 2 मोल क्यों ना बन रहे हो, बट दिस इज मोर डिसऑर्डर्ड सिस्टम। सो द डिसऑर्डरनेस और द रैंडमनेस ऑफ दिस सिस्टम इज मोर देन दीज 2 सिस्टम्स। सो अल्टीमेटली द नेट एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव। यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वो पक्का क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो ऊपर की कहानी थी, ये कहानी तो 2 लोगों के कंपैरिजन में इस्तेमाल थोड़ी बहुत की जा सकती, लेकिन कम से कम उनका एप्लीकेशन हमें समझ में आना चाहिए कि जब हमें गैसियस मोल्स भी बराबर दे रखे हो तो कहीं पर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखना कि अगर कोई हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है तो उसको ज्यादा डिसऑर्डर्ड सिस्टम माना जाएगा। एंड इट इज मोर डिसऑर्डर्ड सिस्टम, इन दैट केस खेल खत्म।
समझ रहे हैं? तो अगर ये ज्यादा डिसऑर्डर्ड सिस्टम है तो यहां पर एंट्रोपी ज्यादा होगी इन दोनों के कंपैरिजन में, मोल्स क्योंकि दोनों तरफ बराबर हैं, सो द नेट एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं सब लोग? इसी तरह से केस और भी बना सकते हैं। एक छोटा सा केस ये भी बनाया जा सकता है। वो हमसे ये कह सकता है, क्या आप बता सकते हैं इस प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव? मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो दिस इज आइसोमराइजेशन प्रोसेस। वो कह रहा बताइए डेल्टा एस पॉजिटिव लिखा जाएगा या नेगेटिव लिखा जाएगा? तो ये भी बहुत लॉजिकल है सर। सब लोग समझते हैं ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे। अगर मैं किसी भी एक एटम को रोटेट करने की कोशिश करता हूं तो ये पूरी रिंग रोटेट करेगी। आप समझिएगा, तुम करके दिमाग लगाओ, तुम्हें समझ में आएगा। किसी भी एक कोने को अगर आप घुमाएंगे तो पूरी रिंग घूमने की कोशिश करेगी। दैट मींस देयर इज अ रोटेशन चेक इन बिटवीन द एटम। समझिए बात को, यानी इन डिफरेंट कार्बन एटम्स के बीच में रोटेशन चेक लगा है। दिस इज रोटेशन चेक। रोटेशन चेक। रोटेशन चेक का मतलब है रुकना। रोटेशन रुका हुआ है। अगर तुम में से कुछ लोग हॉकी या फुटबॉल वगैरह खेलते हो तो उन्होंने सुना होगा इस तरह की वर्ड्स यूज किए जाते हैं। बाहर जो कोच खड़ा रहता है या बाहर जो बाकी साथी खड़े रहते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं कि उस लड़के को चेक करो, उस लड़के को चेक करो, उस लड़के को चेक करो। चेक करने का मतलब ये नहीं होता जाके टटोल रहे हैं। चेक करने का मतलब होता है उसको रोकना है आपको। समझ रहे बात को? तो यहां पर रोटेशन चेक लगा हुआ है, और अगर यहां रोटेशन चेक लगा हुआ है तो सर यहां जो है टॉप लाइक रोटेशन या लट्टू जैसा रोटेशन या आपको नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर ये वाला CH3 ग्रुप रोटेट करने के लिए फ्री दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी एंट्रोपी से ज्यादा होगी, एंट्रोपी पक्का पॉजिटिव देखने को मिलेगी। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? चेस में भी चेक मेट होता है। वो यार वो वाला चेक तो नहीं पता मुझे, बट क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पहले हॉकी खेलता था तो मुझे इस बात का आइडिया है कि अगर चेक वर्ड यूज करते हैं तो वो जनरली किसी दूसरे प्लेयर को रोकने के लिए यूज किया जाता है कि उसको चेक करो जाके, उसको चेक करो, उसका चेक का मतलब उसको जाके रोको। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है जिसमें रोटेशन चेक लगा है और ये प्रोपीन है जिसमें CH3 रोटेट कर सकता है, हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर भी रोटेशन चेक का कोई ना कोई फैक्टर जरूर आएगा, बट दैट इज एज कंपेयर टू दिस प्रॉपर रोटेशन चेक, वो कम माना जाएगा। यानी CH3 ग्रुप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को रोटेट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड, सो अल्टीमेटली इट हैज सम रोटेशन, टॉप लाइक रोटेशन, एंड इट हैज जीरो रोटेशन, सो अल्टीमेटली डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब ये जो हम केस कर रहे हैं ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का केस बनते हैं। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब है कि कितनी है ये नहीं। अब अगर वो पूछेगा कितनी एंट्रोपी चेंज है तो मैं कहूंगा आप इसकी एंट्रोपी बता दीजिए कितनी है, एस प्रोपीन, प्रोपीन की बता देगा, और इसकी बता दीजिए एस साइक्लोप्रोपेन, एस साइक्लोप्रोपेन, इन दोनों की एंट्रोपी मुझे बता दीजिए। तो जो नेट एंट्रोपी चेंज इस रिएक्शन की निकल के आएगी, इस रिएक्शन की नेट एंट्रोपी चेंज एस प्रोपीन माइनस एस साइक्लोप्रोपेन निकल आएगी। खत्म हो गया। आप मुझे वैल्यू बता दीजिए, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं कोई याद करके थोड़ी ना गया हूं, आप मुझे वैल्यू बता दीजिए, हम पुट कर देंगे। वो तो अलग चीज है सर, वो तो बचपन में सीख लिया था सर कि दिस माइनस दिस करके डेल्टा निकाला जा सकता है, वो छोड़िए। लेकिन किसकी ज्यादा किसकी कम, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो कुछ केस ऐसे बन सकते हैं जिसमें मुझे अपना दिमाग लगाना पड़े। जल्दी से सोच के बताना जरा, इस केस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव? N2 plus 3H2 gives 2NH3 गैस। डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव? अब इसमें कुछ लोग यार पॉजिटिव लिख देते, कुछ नेगेटिव। यार बड़ा तुम कलाकार लोग हो बे। अब कुछ पॉजिटिव लिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव लिख रहे हैं। अरे यार इसमें क्या सोचना है यार, इसके 2 मोल है गैस के, यहां गैस के कितने मोल है? 4 मोल है, तो खेल ही खत्म हो गया। गैस के मोल गिर रहे हैं, एंट्रोपी गिर रही है, नेगेटिव। यानी यहां एंट्रोपी कम है बिकॉज तुम समझो क्या रूल बनाया था तुमने कहा था ना गैसियस मोल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दे देंगे। गैसियस मोल्स यहां कम है, यहां ज्यादा है, तो बात खत्म हो गई। मैंने तो ये बताया था ऊपर वाले केस में, जब हम वो वाली बात कर रहे थे H2 और HCl वाली, वहां तो मोल्स भी सेम है सर। उस केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब मोल्स भी सेम हो तो ऐसे में हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस ज्यादा कंसीडर की जाती है बिकॉज दैट सिस्टम इज मोर रैंडम।
क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है। सो दिस सिस्टम इज मोर अनसिमेट्रिक एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। देखने से भी लग रहा है ना दिस इज अनसिमेट्रिक सिस्टम एंड दीज टू आर सिमेट्रिक सिस्टम। सो सिमेट्रिक सिस्टम अगर अनसिमेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, और डिसऑर्डरनेस के बढ़ने का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? सबके समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो ये हमारा कुछ केस था जो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन को लेकर बात करता था। एक केस इसी के अंदर एक बात और जोड़ सकते हैं, और वो बात है, और ये बहुत लॉजिकल है, इसमें ज्यादा कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जो क्रिस्टलाइन फेजेस होंगे, या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, या जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे, उनकी एंट्रोपी पक्का एमॉर्फस से कम होगी। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे। सर क्रिस्टलाइन इज मोर ऑर्डर्ड सिस्टम, दिस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एंड दिस इज रैंडम अरेंजमेंट। तो और रैंडम ही तो एंट्रोपी बढ़ाता है, दिस इज रैंडम अरेंजमेंट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अमॉर्फस सिस्टम्स की एंट्रोपी जो है वो क्रिस्टलाइन सिस्टम्स की एंट्रोपी से ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं ग्रेफाइट और डायमंड का कंपैरिजन बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेफाइट के अंदर रैंडमनेस वो डायमंड से ज्यादा देखने को मिलेगी। ग्रेफाइट की जो एंट्रोपी है वो डायमंड की एंट्रोपी से ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि डायमंड के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट बहुत फिक्स है। अगर तुम्हें याद हो, हर कॉर्नर पर कार्बन होता है, हर फेस के सेंटर पर कार्बन होता है, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कार्बन पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर्ड सिस्टम होगा, वो देखने से भी लग रहा है कि ऑर्डर्ड सिस्टम हमारा क्रिस्टलाइन फेज है। ऑर्डर्ड सिस्टम मतलब सही एकदम अरेंज सिस्टम, जिसका रैंडमनेस ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू अमॉर्फस। तो ये जितने भी केसेस हमने किए थे, ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन को लेकर किए गए थे, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव तो हमने बैंड बजा रखी है, बट क्वालिटेटिव भी हमें पता होना चाहिए कि वो धीरे से हमसे पूछ ले कि भाई ये बताइए ओजोन की और ऑक्सीजन में किसकी एंट्रोपी ज्यादा मानी जाएगी। अगर दोनों के मोल सेम हो तो हम कहते हैं भाई ओजोन की ज्यादा मानी जाएगी बिकॉज ऑफ एटॉमिसिटी। मेरी बात समझ रहे? तो कुछ अंदाजा लगाने के लिए ये हमने एक अलग से एग्जांपल ले लिए। सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा है, एंड दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है थर्ड लॉ? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि भाई देखिए ऐसा है कि आपको ये बात तो समझ में आती होगी कि अगर आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज करेगी, जिसका मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। तो यानी एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का कम करता हूं, सपोज घटाता हूं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि एंट्रोपी सिस्टम की गिरे। क्लियर है? ये बात मानते हो? यानी अगर मैं टेम्परेचर को गिराऊंगा तो रैंडमनेस मेरा पक्का डिक्रीज करेगी, दैट मींस एंट्रोपी मेरी पक्का डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गिरा दूं, यानी मैं टेम्परेचर को गिराते 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 बहुत कम कर दूं, तो सिस्टम की रैंडमनेस ऑलमोस्ट जीरो मानी जा सकती है। दैट इज अगेन एन अजम्पशन, क्योंकि अब बहुत कम टेम्परेचर पे तो आदमी भी क्या ही देखेगा। जीरो केल्विन समझते हो? -273 डिग्री। अब 273 -273 पे तो आदमी जिंदा नहीं होगा, तो देखेगा क्या? मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एक अजम्पशन ये माना गया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, आप फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी, absolute entropy of a perfectly crystalline substance is 0। ये मेरा स्टेटमेंट है, जो कि आसान सा एक स्टेटमेंट बनाया गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। यानी अगर आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी हैं तो आपका टेम्परेचर जीरो करने से आपके अंदर की जो रैंडमनेस है उसे जीरो कंसीडर कर लिया जाएगा, बात खत्म। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये स्टेटमेंट ये कहता है, बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के एंट्रोपी की बात करूं तो लिमिट T टेंड्स टू 0 केल्विन, the entropy of the system is considered to be zero, and this is the statement and this is my third law of thermodynamics। दूसरी बात ये आती, लोग कहते हैं ये जरूरत क्या है सर, ये मतलब करना क्या चाह रहे हो, बोले इसकी जरूरत क्या है, ये तो बेकार की बात है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना भाई, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन वाली बात इंपॉर्टेंट है यार। परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी का होना जरूरी है, क्योंकि जब बॉडी परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगी
तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं टेम्परेचर जीरो या जीरो के करीब पहुंचने के बाद भी उस सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो सकती है, कुछ ना कुछ रेसिडुअल एनर्जी हो सकती है, चाहे वो वाइब्रेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो रोटेशन के फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर रैंडमनेस एग्जिस्ट करेगी। लेकिन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए बोला गया है या सब्सटेंसेस के लिए बोला गया है कि अगर आप टेंपरेचर गिराते चले जाएंगे तो रैंडमनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसकी नेट एंट्रोपी को जीरो कंसीडर कर लिया जाए। तो मैंने कहा चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात का, लेकिन यूज क्या है इस बात का? यूज सिर्फ इतना छोटा सा है कि अब इसको आप अप्लाई करके, इस लॉ को आप अप्लाई करके किसी भी सब्सटेंस की किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक आप क्या करते थे? सर यहां से यहां का चेंज निकालो, यहां से यहां का चेंज निकालो। अब आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है। यानी अगर मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका जो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन ये कहता है कि आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एंट्रोपी of a substance at any temperature। यानी अब आप किसी भी टेम्परेचर पर सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा आसान। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है ds, और वो ds तुम सब जानते हो, इट विल बी dq/t। ठीक, हम करते क्या थे? एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते थे। एक एंट्रोपी ले लेते हैं s जो कि 0 केल्विन पर है, एक एंट्रोपी ले लेते हैं S जो मुझे निकालनी है T टेंपरेचर पर, यानी ये T केल्विन पर। यहां से यहां जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा 0 केल्विन, और इधर निकल के आएगा इंटीग्रेट करने पर T = T केल्विन। ठीक, अब होगा क्या? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट करके क्या बनेगा? ये बनेगा S at T केल्विन माइनस S at 0 केल्विन। क्लियर है? ये T केल्विन पर और ये 0 केल्विन। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? दिस मस्ट बी इक्वल टू dq/t 0 से T का इंटीग्रेशन। अब तुम खुद बताओ अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये कि S 0 केल्विन पे 0 होता है। दिस इज व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से इसको तो 0 मान लिया जाएगा। तो अब आप सीधे सीधे देखिए, S निकाला जा रहा है T केल्विन पर dq/t से। आपको dq का फंक्शन, dq की वैल्यू टेंपरेचर के फंक्शन के फॉर्म में दे दी जाएगी, आप आसानी से इंटीग्रेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, यहां से आप S T केल्विन पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एंड दैट इज dq/t 0 to T। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बिल्कुल आसान। समझ में आ रहा है? यानी बहुत आसान है। मतलब अब तुम खुद सोचो, थर्ड लॉ में तो कुछ है ही नहीं, हालांकि फिर भी हम लोगों ने तो 2 लाइनें लिख ली। हालांकि थर्ड लॉ सिर्फ इतना ही कहता है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एंट्रोपी 0 हो जाएगा जब आप उसका टेंपरेचर 0 केल्विन कर देंगे। मैंने सिर्फ एक लाइन इसके अंदर ये जोड़ दी कि इस थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशन है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने का है, क्योंकि 0 केल्विन पर, तुम समझो ना यार बात को, एक का पता चल गया तो रेफरेंस पता चल गया। अब जब रेफरेंस पता चल गया तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूं, क्योंकि रेफरेंस इज 0। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कुछ वैसे ही नहीं हो गया जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया जाता है। होता नहीं है, मान लिया जाता है। तो अगर आपने एक को 0 मान लिया तो उसके साथ लोगों को जोड़ते जाइए, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो उसी आदमी का पोटेंशियल निकल आएगा। यहां पर भी यही है, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो उसी आदमी का एंट्रोपी होगा, क्योंकि दूसरा वाला आदमी तो 0 है। यानी जिस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 मानकर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल से स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से एक चीज को 0 मानकर, यानी 0 केल्विन पर एंट्रोपी को 0 मानकर आपने टेंपरेचर पर, पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर को 0 मानकर किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर सब्सटेंस की एंट्रोपी कैलकुलेट की है। लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा, सवाल में न भी गिवन हो तो अज्यूम तो करना पड़ेगा कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 है, क्योंकि यह चीज सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम के लिए ही डिफाइन की गई है। लेकिन अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो भी आप उसको 0 मानकर एंट्रोपी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। समझ में आया? एक आदमी पूछ रहा है सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। आज समझो बात को, ये 0 नहीं है, dq/t को सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन बनेगा। गजब लल्लू आदमी हो, लिमिट पहले डाली जाती है, लिमिट एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बाद में डाली जाती है। तुम कत्ल होना चाहते हो? dq/t का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट्स को पुट करेंगे ना, तो भरोसा रखो सवाल अगर आएगा तो एक ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आएगा जिसमें t नीचे 0 नहीं देगा।
समझ रहे बात को? सबके समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पर, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिर से, एंड दैट इज गिब्स। अब देखो, सबसे पहले ना इसको तसल्ली से समझते हैं, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी जरा 2 मिनट दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लगा रहे हैं, जब सब कुछ हो गया और ये डिसाइड हो गया कि किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए मुझे यूनिवर्स से बात करनी है, तो फिर अब आगे परेशानी किस बात की? भाई मैं मानता हूं इस बात को कि शुरू में, जब बहुत पहले की कहानी अगर मैं बात करूं, तो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए एक साहब आए थे जिनको बाद में बहुत चप्पलें मारी गई थी। अगर तुम्हें याद हो, स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए एक साहब शुरू में आए थे जिन्होंने कहा था कि डेल्टा एच विल बी द क्राइटेरिया। याद है तुम्हें? सिस्टम का डेल्टा एच क्राइटेरिया होगा। अगर डेल्टा एच एंडोथर्मिक है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तुम्हें याद होगा जब उनकी चाय ठंडी हुई थी तो उनको बहुत जूते मारे गए थे। समझ सब याद आ रही है तुम्हें? ठीक। इसी तरह से जब उनका पानी जमीन पर ऐसे करके उन्होंने पानी फैलाया था तो पानी भी भाप बन के उड़ गया था, उनको बड़ा जूते मारे गए थे कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, लोगों ने स्पॉन्टेनिटी के लिए पहले डेल्टा एच का क्राइटेरिया डाला, उसके बाद डेल्टा एस सिस्टम का क्राइटेरिया डाला। लेकिन मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को पता है कि क्राइटेरिया ये दोनों नहीं थे। क्राइटेरिया तो सब कुछ हटाने जोड़ने के बाद डेल्टा एस यूनिवर्स था, जो अल्टीमेटली डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से कैलकुलेट किया जाता था। याद है सब लोगों को? ये वाली बात सबको याद आ रही है? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है मुझे पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। चाय ठंडी हो रही है, चाय गर्म हो रही है, आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम नहीं पिघल रही है, एक लोहे का टुकड़ा ठंडा हो रहा है, गर्म लोहे का टुकड़ा गर्म हो रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताइए ओवरऑल एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि अगर ओवरऑल एंट्रोपी पॉजिटिव है तो दैट मींस द प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। सो अल्टीमेटली द डिसाइडिंग फैक्टर वाज नॉट द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, द डिसाइडिंग फैक्टर वाज नॉट द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, द डिसाइडिंग फैक्टर वाज द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, व्हिच इज द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो यही था कि सर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो सर सारी कायनात एक तरफ, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है सब लोगों को ये वाली बात? तो सर अब जब बात हो चुकी है तो सर सिस्टम सराउंडिंग की कैलकुलेट करके आप यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज निकाल लिया करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, नेगेटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, और अगर जीरो आ गई तो इक्विलिब्रियम बोल देंगे। क्या इसमें परेशानी? रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे। इसमें परेशानी क्या है? देखो, परेशानी एज सच तो नहीं, लेकिन एक चीज को समझने की कोशिश करना, ये जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है, जिसको आप डेल्टा एस सिस्टम से प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से डिफाइन करते हैं, इसमें ये जो डेल्टा एस सिस्टम है मेरा, ये तो ठीक है सर, आपने 36 केसेस बना लिए। गैस होगी तो भी निकाल लेंगे, फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो भी निकाल लेंगे, सर पानी गर्म हो रहा है तो भी निकाल लेंगे, लोहे का टुकड़ा ठंडा हो रहा है तो भी निकाल लेंगे, सर गैस का कोई प्रोसेस चल रहा है, आइसोबारिक, कोरिक, टोरिक, पोरिक, सब निकाल लेंगे। सर सारी दिक्कत जो है ना ये सराउंडिंग के साथ होती है। ये तो निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे तो हम निकाल लेंगे, हमने बहुत सारे तरीके करे, निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग के हमने नहीं निकाले, सराउंडिंग के भी हमने कैलकुलेट किए, हर केस में सराउंडिंग के भी कैलकुलेट किए, बट ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं। यानी हर केस में सराउंडिंग सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, अब ये बात करना या ये बात जान पाना हर बार आसान नहीं होता। आप समझिए मेरी बात। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आप किसी गैसियस सिस्टम के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तुमने देखा भी था ज्यादातर केसेस में सिस्टम के एंट्रोपी, अब जैसे गैसियस सिस्टम, बताओ एंट्रोपी चेंज में क्या परेशानी है? तो सर एक फॉर्मूला लगा देंगे, कोई परेशानी नहीं। परेशानी सर सराउंडिंग के साथ थी, जब मुझे यह सोचना पड़ रहा था कि प्रोसेस तो यह है, कितनी हीट गई, अलग से हीट कैलकुलेट की, उसके बाद सराउंडिंग की एंट्रोपी निकाली। सर सराउंडिंग का इंटरेक्शन सिस्टम के साथ कैसा है, किस तरह का बर्ताव है, सर यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बार यह पहचान पाना या प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, सर यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज अगर आप निकालना चाहते हैं तो दो बातें आपको चाहिए होंगी, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सर सराउंडिंग में तकलीफ होने लगती है, और जब सराउंडिंग में तकलीफ होती है तो यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज नहीं निकल पाता, और जब नहीं निकल पाता है तो यह पता ही नहीं चल पाता कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, मान लेते हैं, चलिए हम आपकी बात को कि कुछ जगहों पर आप सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज में फंस जाते हैं।
एक बच्चा पूछ रहा है सराउंडिंग पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्या? प्रियांशु, सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंज पर क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए, ना के बराबर। हम एडवांस लेवल की भी बात कर रहे हैं, ना के बराबर। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें जितना बताया गया है, अगर तुमने जितने भी केसेस तुमने किए, सिस्टम सराउंडिंग सब मिला मिला के, अगर तुम वो सही से सीख के जाओगे तो एंट्रोपी पे आने वाला सवाल गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन तुम्हें खुद से सही करनी पड़ेगी, बस आप समझिए, क्योंकि हम लोगों ने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, सारे के सारी खिचड़ी बना ली है, पूरे केसेस जो बन सकते हैं सब कर लिए। अब यहां पर एक बात क्योंकि नई है तो हमें करनी है। हालांकि हमें तो यही लगता है कि जितने केसेस हमने किए, हमने तो सराउंडिंग एंट्रोपी भी निकाल लिया, ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं लगता। लेकिन चलिए फिर भी हम मान लेते हैं आपकी बात को कि जनरली सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग्स के इंटरेक्शंस किस तरह के हैं ये हर बार प्रिडिक्ट कर पाना ये आसान नहीं होता। और उसका लॉजिकल भी है ना यार, जब चाय ठंडी होती है तो चाय के बगल वाली जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? चाय के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे हाथ दूर होता चला जाएगा वो गर्मी ठंडक होती जाएगी, मतलब समझ, गर्मी कम गर्म होती जाएगी। यानी सर ये भी बड़ा समझ रहे बात को, एक ग्रेडियंट सा नजर आता है सर, टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट सा नजर आता है। और जब टेम्परेचर का ग्रेडियंट नजर आएगा तो सर पूरे सराउंडिंग की एंट्रोपी, सर ये तो कुछ अजीब सी कहानी है। तो वाकई में कहानी, वाकई में अजीब सी कहानी है, और वाकई में कैलकुलेशन इतना ज्यादा आसान हर बार नहीं होगा। तो सर फिर करें क्या सर? आप ये कह रहे हैं कि क्राइटेरिया चाय की एंट्रोपी चेंज नहीं है, चाय ठंडी है, चाय की एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, सर फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी सराउंडिंग के कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा और यही डिसाइड करेगा। ये निकालने के लिए सराउंडिंग की चाहिए, सराउंडिंग मुश्किल है निकालना, तो सर ये कैसे निकल के आएगा? क्योंकि यही तो क्राइटेरिया है, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। द मेन क्राइटेरिया इज व्हाट? द मेन क्राइटेरिया इज यूनिवर्स। सर जो मेन क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का वो यूनिवर्स, और यूनिवर्स आता है इन दोनों के जोड़ने से। इसको निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज निकालोगे कैसे सर? लोग फंस गए आप। अब आप ये कैसे बताएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस? इस दर्द को दूर करने के लिए एक बहुत बड़े आदमी ने, जिसको गिब्स कहा जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन है ये। अब गिब्स साहब ने अपने बारे में अब कुछ एक बात बोली। गिब्स ये बता रहे हैं कि प्रोसेस में स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी छोड़िए, आप थोड़ी अकल लगाइए। मैंने कहा चलिए हम अकल लगाने के लिए तैयार। जरा समझना, मैं इस लाइन को दोबारा एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, जरा अकल लगाते हैं। अकल ये है, तुम सब मुझे सोच के जवाब देना। अगर मान लीजिए ये आपका एक गैसियस सिस्टम जिसमें यहां पर पिस्टन लगा, समझना जरा बात, ये आपका पिस्टन, और इस गैसियस सिस्टम में अंदर की तरफ गैस फंसी हुई, ये अंदर गैस भरी, ये हमारे पास गैस, ठीक। अच्छा आप सोच के जवाब देना। अगर मान लीजिए किसी आदमी ने ये करा, क्या, इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया, तो अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि अब इसकी नई शक्ल कैसी होगी। इस सिस्टम की जो नई शक्ल होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देने वाली। कैसी सर? पिस्टन यहां पहुंच जाएगा, दबा दिया जाएगा पिस्टन को, और अंदर गैस जैसे है वैसे फंसी हुई है। सर ये गैस है हमारी, समझना जरा। अब तुम मुझे जरा सोच के बताओ, अगर मैं हाथ से इस पिस्टन को दबा के यहां लाऊं और यहां जाके हाथ हटा लूं तो क्या हो? सोच के जवाब। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका ये सिस्टम रुका हुआ है, मस्त इक्विलिब्रियम बना रहा है, ठीक। अब किसी आदमी ने हाथ से पकड़ के इस पिस्टन को अंदर दबा दिया, तो जब आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाएंगे, यहां लाके छोड़ेंगे, तो क्या होगा? सर जैसे आप इसको यहां लाके छोड़ेंगे ये पिस्टन वापस भाग जाएगा। सर ये पिस्टन वापस यहां पहुंच जाएगा। बताओ मेरी बात को सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं? अब जरा समझना, यहां से यहां ये मैं लेके गया हूं या अपने आप गया? सर यहां से यहां ये आप लेके गए, अपने आप नहीं गया। इसका मतलब यहां से यहां जाना, कोई शक नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। सर दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहां से वापस आना, सर ये अपने आप हो रहा है। सर आप एक बार गलती से हाथ तो हटाइए, पिस्टन ढग करके आगे भाग जाएगा। समझो बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सर यहां यूनिवर्स के चक्कर में मत पड़िए, ये तो आपकी आंखों के सामने खेला जा रहा है। क्या खेल रहे हैं सर? इस केस में आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, आपने इस पिस्टन को ऐसे कैसे समझ लो, ऐसे नीचे लग देते हैं, आपने पिस्टन को ऐसे दबाया, ये काम मैंने किया या अपने आप हुआ? पिस्टन अपने आप नीचे चला गया? नहीं, आपने किया सर। इसका मतलब पिस्टन का नीचे जाना इज नॉट स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ठीक। मैं आया, मैंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी पिस्टन की, मैं उसको दबा दूं। अब दबाने के बाद एकदम से मैंने हाथ हटा लिया, तो जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा पिस्टन खट से ऊपर उड़ जाए। अब ये जो ऊपर उठ रहा है, इसको मैं उठा रहा हूं या वो अपने आप उठ रहा है? सर ये अपने आप उठ रहा है सर, आप थोड़ी ना उठा रहे हैं। सो दैट मींस पिस्टन का वापस ऊपर उठना इज स्पॉन्टेनियस, पिस्टन का नीचे जाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ये?
यहां तक समझ में आया? अब सर यहां गिब्स क्या कर रहा है, अब जरा समझना क्या कह रहे हैं। गिब्स क्या कहता है? गिब्स ये कहता है हर सिस्टम की ये चाहत है कि वो अपनी उस एनर्जी को घटाने की कोशिश करे जिसको गिब्स एनर्जी कहा जाता है। हमने कहा थोड़ा तमीज से बोलो, उसने फिर तमीज से बोला। गिब्स का मानना यह है कि हर सिस्टम यह कोशिश करता है कि वो अपने अंदर की उस एनर्जी को कम करने की कोशिश करे जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती। एनर्जी तो बहुत होती है सर, बवाल तो बहुत है, लेकिन काम करने लायक एनर्जी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हर सिस्टम यह कोशिश करता है कि वो अपने अंदर की उस एनर्जी को यूज कर ले जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, जो काम करने लायक एनर्जी है। बाकी रैंडम एनर्जी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर सिस्टम यह कोशिश करता है कि वो अपने अंदर की उस एनर्जी को मिनिमाइज करे जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, और उसी एनर्जी को गिब्स एनर्जी के नाम से जाना जाता। क्या मतलब हुआ सर? मतलब यह हुआ कि आप अगर ध्यान से, यही मैंने लिखा, गिब्स एनर्जी इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू सम यूजफुल वर्क। समझिए बात को, यानी गिब्स एनर्जी वो एनर्जी का फॉर्म है एक सिस्टम के अंदर जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती। मैं रैंडम एनर्जीज की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी एनर्जी हो सकती हैं जो रैंडम एनर्जीज हैं लेकिन वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। सर एक बार जरा प्रूफ करके दिखाइए ना। लीजिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये खुले खुले हैं? हां सर खुले खुले हैं। क्या ये मानते हो इनके अंदर रैंडम मोशन होगा? हां सर मैं बिल्कुल मानता हूं सर, रैंडम मोशन होगा बिकॉज दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दैट मीन्स क्या इनके अंदर एनर्जी है? अरे सर उछल कूद मची पड़ी, कैसी बातें कर रहे हैं? एनर्जी एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लेकिन सर वो एनर्जी बहुत कम है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर यहां सारे मॉलिक्यूल कोई इस डायरेक्शन में नाच रहा है, कोई उस डायरेक्शन में नाच रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई उधर भाग रहा है। सर वर्क करने के लिए एनर्जी का चैनलाइज होना जरूरी है। सर जेई में सिलेक्शन चाहिए तो अपनी पूरी सोच फोकस करनी पड़ती है। चारों दिशाओं में भाग रहे हैं सर, वो बीएमडब्ल्यू, वो मोबाइल भाग रहा है, वो फिल्में चल रही हैं सर, बहुत एनर्जी यूज कर रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं है। यानी जब तक वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी सर, वर्क नहीं होगा सर, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वही चीज यहां पर भी, जब आपने इसको दबाया तो आपने देखा होगा ये सारे मॉलिक्यूल करीब आ गए। करीब आने की वजह से इनके अंदर वो एनर्जी बढ़ गई जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पिस्टन को इकट्ठा होके दबाने की कोशिश करेंगे, बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिस्टम यहां पर एनर्जी रखता था, लेकिन फ्री एनर्जी, अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर जो इसकी एनर्जी है जिसको आप फ्री एनर्जी कह रहे हैं, दिस इज G1, और यहां पर जो आपकी फ्री एनर्जी है जिसको G2 कह रहे हैं, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो गिब्स फ्री एनर्जी। मैं बिल्कुल कहने से नहीं संकोच करता कि G2 की वैल्यू G1 से बड़ी। सब लोग पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या इस बात को ये एग्री करते हैं कि सेकंड वाले केस में वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है वो ज्यादा है, बिकॉज हेयर मॉलिक्यूल्स आर मोर चैनलाइज्ड। इस पिस्टन को ढकेलने के लिए ज्यादातर लोग कोशिश करने के लिए तैयार हैं एज कंपेयर टू दिस केस। समझिए बात, क्या मतलब हुआ सर? मतलब यह हुआ सिस्टम वहां से यहां आना चाहता है खुद ब खुद। क्या मतलब हुआ सर? G2 G1 में कन्वर्ट होना चाहता है। क्या मतलब हुआ सर? एनर्जी घट रही है, कौन सी सर? फ्री एनर्जी। दैट मीन्स स्पॉन्टेनिटी तो सर आएगी जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी मैं अभी सिर्फ फिर मैं अपनी पुरानी, तुम कहोगे सर ये क्या आपने नया ड्रामा कर दिया डेल्टा जी का। सर वो यूनिवर्स की एंट्रोपी वो सब कहां गया सर? मैं उसको लिंक करूंगा, इसी डेल्टा जी से यूनिवर्स की एंट्रोपी को भी लिंक करूंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें सीधे सीधे फ्री एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो ये प्रोसेस अपने आप क्यों होता है। फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस इसलिए अपने आप होता है क्योंकि हर सिस्टम की ये कोशिश है। अब जैसे हम ही है, हमारे अंदर वो एनर्जी बहुत है जो काम में कन्वर्ट होने वाली, तो हम खुद बेचैन रहेंगे यार, कुछ काम करते समझ बात को। अगर वो एनर्जी नहीं है, पड़े उछल ऐसे टहल रहे, ऐसे आदमी टहल रहा है,
एनर्जी है, हाँ है, लेकिन काम में कन्वर्ट करने लायक एनर्जी नहीं। यानी मैं कोशिश हमेशा ये करूंगा, या हर सिस्टम हमेशा ये कोशिश करेगा कि अगर उसके अंदर इस तरह की कोई भी एनर्जी है जो चैनलाइज वे में कोई काम कर सकती है, जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, तो वो एनर्जी आप अपनी कम कर लीजिए, काम करके बात खत्म करिए। यानी दैट विल बी एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिक्रीजिंग। और जिस केस में सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ रही है, उस केस में वो प्रोसेस पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। यानी द डेल्टा जी वैल्यू विल बी नेगेटिव। In that case, the process should be spontaneous, and that is a non-spontaneous process. Non-spontaneous process if delta G is greater than 0. और फिर वही है, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 मान लेते हैं। चलिए ठीक। यानी मुझे ये तीनों बातें जो यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज से लिंक थी, वो यहां पर भी ध्यान रखनी है, और मैं अब इसको यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज के साथ लिंक करने जा रहा हूं। समझो। उज्जवल, मैं नहीं समझ पा रहा हूं तुम क्या पूछ रहे हो। हेडिंग तो डलेगी, मतलब अरे यार अब तुम्हें जो डालना डालो, हेडिंग तो डालनी है, वो गिब्स एनर्जी की हेडिंग डालनी है, उसके बाद इसको नोट करना है। ये सब कुछ मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे आईटी का पेपर नहीं देना है, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं यार, अपने लिए, अपने जैसा मौका लगे वैसे नोट कर लिया करो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर हेडिंग तो डालनी। हेडिंग तो डालेंगे यार, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जबरदस्ती डालनी पड़े, हेडिंग तो डालेंगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट तो ये नहीं, नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि चलिए ठीक है, आप ये बताइए, आप डेल्टा एस यूनिवर्स को आप क्या लिखते थे? तो मैंने कहा डेल्टा एस यूनिवर्स को डेल्टा एस सिस्टम लिखते थे प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग लिखते थे। और क्योंकि केमिस्ट्री की बात चल रही है, तो सर ज्यादातर केसेस हमारे केमिकल रिएक्शन से रिलेट करते हैं, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर प्रोसेस होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स प्लस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। सर ये बताइए, आप अभी ये कह रहे थे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कैलकुलेट करने से भी हमारा काम चल जाएगा। हाँ, वो तो मेन है। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो पॉजिटिव आते ही आप स्पॉन्टेनियस बोल दीजिएगा। लेकिन सर आपने ये भी कहा था कि उसके केस में इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है। सराउंडिंग के से मतलब मत रखो, कुछ ऐसा हो जाए कि इस सिस्टम को देख के ही पता चल जाए बाहर का क्या माहौल है, छोड़िए, इस सिस्टम से ये पूछ ले भाई ये बता प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, मजा आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम के बारे में सब निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम सिस्टम से ही पूछ के दिखा देते हैं। डेल्टा एच सिस्टम प्लस, अगर तुम्हें याद हो, इट विल बी माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। यानी कितनी हीट का आवागमन है वो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं पूरे प्रोसेस, पूरे सिस्टम को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, which will be equal to minus t delta s system plus delta h system। यानी पूरी इक्वेशन को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस विल बी माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो यही है वो मेरा डेल्टा जी। दिस इज डेल्टा जी and this delta G is delta H system minus T delta S system। यानी यहां से जो बात एक छोटी सी याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जो डेल्टा G है इट इज माइनस T डेल्टा S यूनिवर्स। अब आप देख लीजिए, जो आपको बताया गया था सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं आप। डेल्टा S यूनिवर्स अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है सर स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ सर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनिटी आएगी। और साफ समझ में आता है सर, ये सिस्टम का है निकल आएगा, ये सिस्टम का है निकल आएगा। सर सारी चीजें सिस्टम की हैं, सिस्टम की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा जी बाहर आ जाएगा, मुझे सराउंडिंग से मतलब नहीं है। अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो साफ समझ में आता है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और अगर ये डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो साफ दिखाई देता है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी, प्रोसेस पक्का स्पॉन्टेनियस। समझो बात,
सबको ये बात समझ में आ रही है? यानी बिल्कुल साफ समझ नहीं। ये एक बच्चा पूछ रहा है ये कैसे हुआ, मोहम्मद तनीम इस्लाम, ये समझिए बात को। अल्टीमेटली डिसाइड यही किया गया है कि जो माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स निकल के आ रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज है, तो सब कुछ यही डिसाइड करेगा। इस टर्म को ही अज्यूम कर लिया गया है कि दिस इज डेल्टा जी। यानी अल्टीमेटली जो फ्री एनर्जी चेंज है वो तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, समझ रहे बात को, इंडिविजुअल फ्री एनर्जीज तो निकाल नहीं सकते। तो जो फ्री एनर्जी चेंज है वो फ्री एनर्जी चेंज सिर्फ सिस्टम को देखकर कैलकुलेट किया जा सकता है। आप सिस्टम का डेल्टा एच और डेल्टा एस मुझे बता दीजिए, मैं डेल्टा जी निकाल लूंगा। डेल्टा जी से मुझे पता चल जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। समझो बात। यानी अल्टीमेटली जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमें क्या समझ में आ गया है? जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से लिंक होता है। अब एक चीज यहां से बिल्कुल साफ दिखाई देती, पहला केस अगर मैं बनाता हूं, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। अब मुझे सोच के बताओ, क्या इस तरह का प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है? क्या ये कभी भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है? तो मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को निगेटिव होना है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ऐसे केस में तो डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अगर डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव है तो देन दिस process will never be spontaneous at any temperature. बताओ सब लोग समझ गए बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस तरह का कोई केस बन जाए जिसमें आपसे कहा जा रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव, यानी एंट्रोपी का नुकसान हो रहा है और एनर्जी देनी पड़ रही है। वो कहेगा अजीब कमाल हो गया यार, एक तो एनर्जी दे रहे हो और एंट्रोपी का नुकसान हो रहा है, ये प्रोसेस पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आप कम टेंपरेचर पे ले लो तो भी और हाई टेंपरेचर पे ले लो तो भी, और जितना टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे उसकी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू और पॉजिटिव होती चली जाएगी। और डेल्टा जी जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया फॉलो करेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन ये कंफर्म है सर किसी भी टेंपरेचर पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप लल्लू हैं, टेंपरेचर निगेटिव भी तो हो सकता है, -23 -24। अबे ये एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर कभी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब केल्विन वाला, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का कोई केस बनेगा तो वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आए। ठीक, दूसरा केस बनाते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 में कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी सिस्टम का जो एनर्जी कंटेंट है वो नेगेटिव, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और दूसरा ये आपका एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज कर रही। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो फिर वही वाली बात आती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। साफ दिखाई देता है ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया, यानी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आए, ऑलवेज नेगेटिव, यानी डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। और अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है एट ऑल टेम्परेचर्स, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, यानी ये कंफर्म हो गया इस तरह का प्रोसेस जो होगा जिसमें ये सिचुएशन दे रखी है ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। सो दैट मींस ऑलवेज नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। सो these process are always spontaneous at all temperatures. समझ में आ रहा है? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और टेम्परेचर जितना ज्यादा लोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ये नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा निकल के आएगी, यानी उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वो कहता है कि ये एक रिएक्शन है जिसका ये सिचुएशन, बताइए इन चारों में से किस टेम्परेचर में वो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो आप लेंगे उसमें वो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात? लेकिन वो स्पॉन्टेनियस हमेशा होगी। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस बन सकता है सर जिसमें डेल्टा एच तो आपका पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव,
तो मैंने कहा चलिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसने कहा चलिए देखते हैं, दोनों ही चीजें हमारी पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में किस तरह के सिचुएशन आपको दिखाई देती। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, जिस तरह से डेल्टा जी की वैल्यू बताई गई है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो देख के ही लगता है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो सर नुकसान हो गया, क्योंकि हमें तो डेल्टा जी निगेटिव चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू मेरी निगेटिव आए, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव आए, ताकि ओवरऑल निगेटिव आए। अब ज्यादा से ज्यादा निगेटिव लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, यानी ये तो पॉजिटिव है, मैं चाहता हूं मेरा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ये निगेटिव वैल्यू बड़ी आ जाए। यार गणित के आदमी हो, क्या तुमको समझा रहे हैं, अपने आप समझने की कोशिश करो, साफ दिखाई देता है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये निगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हायर टेम्परेचर्स लिए जाएंगे तो पक्का डेल्टा जी निगेटिव आएगा। यानी स्पॉन्टेनिटी मिल सकती है, स्पॉन्टेनियस may be spontaneous at higher temperatures, higher temperatures, यानी अच्छे टेम्परेचर्स, बड़े टेम्परेचर्स पर इसके स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस ज्यादा हैं इस तरह के रिएक्शंस के। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ये निगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा निगेटिव आएगी, और जितनी ज्यादा ये निगेटिव आएगी डेल्टा जी के निगेटिव होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हायर टेम्परेचर लोगे तो स्पॉन्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे बात को? अगर आप ये कहते हैं एट टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, समझना जरा, इस टेम्परेचर पर डेल्टा जी विल बी जीरो। समझ रहे हो बात को? यानी अगर मैं डेल्टा जी को जीरो रख दूं तो टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, यानी इस टेम्परेचर पर डेल्टा जी जीरो। सही है? अब ये बताओ डेल्टा जी जीरो अगर इस टेम्परेचर पर, तो डेल्टा जी निगेटिव किस टेम्परेचर पर होगा? तो इस टेम्परेचर से जैसे ही तुम बड़ा टेम्परेचर लोगे ये डेल्टा जी निगेटिव आ जाए। यानी ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसके ऊपर स्पॉन्टेनियस। यानी अगर मैं इस टी को मार्क दे दूं कोई टी स्टार, तो एक चीज कंफर्म है, टेम्परेचर अबव टी स्टार स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर बिलो टी स्टार नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो सब लोग मेरी बात को? दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी अगर वो मुझसे कहता है कि भाई कोई ऐसा टेम्परेचर बता दो इन चारों में से जिस टेम्परेचर पर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो आप फट से डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करके वो टेम्परेचर निकाल लीजिए जो कि इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर, जहां डेल्टा जी जीरो है। अब अगर आपने इस टेम्परेचर से नीचे लिया, यानी टेम्परेचर अगर और कम करोगे तो ये तो पक्का पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर वाले जो भी टेम्परेचर होंगे आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और वो जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर मान लीजिए टी स्टार की वैल्यू कहीं पर कैलकुलेट करके 200 केल्विन आई, तो इन चारों में से किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी, जरा जल्दी से बताओ। 150 केल्विन, 200 केल्विन, 180 केल्विन, 250 केल्विन, किस टेम्परेचर पर आपको स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी? अगर टी स्टार की वैल्यू 200 आती है इस केस के अंदर, तो ऐसे में सर ये जो डी ऑप्शन है जिसमें टी स्टार की वैल्यू, ये टेम्परेचर टी स्टार से ज्यादा है, यहां पर मेरा एंट्रोपी चेंज, यहां पर मेरा इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस देखने को मिलेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चौथा केस फटाक से बनाते हैं। चौथा केस क्या बनेगा? चौथा केस बनेगा हमारा जस्ट इसका उल्टा, केस 4, जिसमें डेल्टा एच तो क्या था यार, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। तो जिसमें डेल्टा एच तो नेगेटिव हो लेकिन डेल्टा एस भी हमारा नेगेटिव। अब क्या करेंगे? यानी दोनों नेगेटिव, तो फिर वही हो गई बात। अगर हम इक्वेशन देखें तो डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होती है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ भी सकता है, मे बी स्पॉन्टेनियस, मे बी स्पॉन्टेनियस। कब? जब टेम्परेचर कम से कम हो, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम लोगे ये वैल्यू पॉजिटिव उतनी कम होगी, और जितनी कम पॉजिटिव होगी डेल्टा जी के नेगेटिव होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ मे बी स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर्स।
लोअर टेम्परेचर पर आपको स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हां, फिर वही है, वो टेम्परेचर कौन सा होगा? सो दैट टी स्टार विल बी व्हाट? दैट टी स्टार विल बी, वो वाला टी स्टार होगा हमारा कौन सा? वो टी स्टार होगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये वो टेम्परेचर, यानी इस टी स्टार से इफ टी इज ग्रेटर देन टी स्टार, नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ टी इज लेस देन टी स्टार, स्पॉन्टेनियस। यानी अगर आपकी रिएक्शन इस टी स्टार से लोअर टेम्परेचर पर हो रही है तो स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी। जितनी लोअर टेम्परेचर पर होगी उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलेगी। अगर आपका टेम्परेचर इस टी स्टार के ऊपर है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में। क्लियर है ये सबको? हाँ अमन, ये खुद से सोचा जा सकता है क्योंकि छोटी सी मैथ्स है यार, मतलब। लेकिन ये कि कभी हमसे पूछा जाए कि भाई सवाल कैसे लगाया जाएगा, तो वो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये आसान से केसेस थे। लास्ट पॉइंट इसके अंदर एक और डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, और वो बहुत आसान है। अब इसका डेरिवेशन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें करके दिखाऊंगा। अभी के लिए तो मैं चाह रहा हूं कि सब लोग सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर जितने भी सवाल होंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ही कर डालेंगे। रिएक्शन कोशेंट, यानी मुझे यह ध्यान रखना है कि जो फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, इसका डेरिवेशन भी तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराऊंगा मैं। तो डेल्टा जी डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एक चीज क्लियर है, एट इक्विलिब्रियम, अभी जैसे हमारी बात हुई थी, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। अगर इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम से निकाली जाएगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर हमसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसके सवाल हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज दिस इज के इक्विलिब्रियम, जो अभी तुमने नहीं पढ़ा, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होता है। दिस इज रिएक्शन कोशेंट, दिस इज जनरल टर्म। एक्सप्रेशन वाइज क्यू और के सेम होते हैं, बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। और ये मेरा एक जनरल सवाल, जनरल फॉर्मूला बनेगा, जिसके अंदर ये डिराइव करके भी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिखा दूंगा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आरटीएलएन के, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे तैयार होता। तो ये हम डिराइव भी कर लेंगे, बट अल्टीमेटली ये कि मुझे जो ध्यान रखना है वो ये कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आरटीएलएन के बराबर होती है। अगर मुझे सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तो मैं डेल्टा जी नॉट, और अगर डेल्टा जी नॉट गिवन है तो मैं के कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी ये जो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक लिंक करता है। समझ में आए? यानी मुझे ये सिर्फ याद रखना है अभी के लिए इस पर, लेकिन सवाल बहुत सारे बनेंगे जो हम अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में करके भी देख लेंगे कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकाला जाता है, डेल्टा जी नॉट पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। अगर यही डेल्टा जी नॉट को ऊपर पुट कर दूं तो एक नया फॉर्मूला बन सकता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट की जगह ये डाल देते हैं, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर थोड़ा सा लॉग डाल दें तो यह आ जाएगा आर टी एल एन क्यू अपॉन के इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान कर सकते हैं। इस बारे में भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर छोटा सा डिस्कशन जरूर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बातें जो हैं इस डेल्टा जी नॉट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? ये सब लोगों को समझ में आ गया है? तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसकी हेडिंग तो डालनी ही थी। तो दस्तूर के हिसाब से केमिकल इक्विलिब्रियम तैयार हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप अपनी बात से पलट गए, हेडिंग तो डल ही गई। तो सब लोग इसको सही से रिवाइज करेंगे। आज ही के पीपीटी में तुम पीडीएफ के अंदर देख लेना। तुम लोग को कुछ सवाल 8-10 सवाल भी करने के लिए दूंगा, वो 8-10 सवाल भी कर लेना। कल इन्हीं सवालों में से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सब लोग इसको जरूर से अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। बहुत आसान सी चीजें हैं, ये सारे ही हमारे होमवर्क होंगे। तो इन सब लोगों को तुम अपने आप
करने की कोशिश करना। ये आसान आसान से सवाल होंगे जिनको तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस पीडीएफ के अंदर ये होमवर्क भी तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, तो जितनी भी रेस्ट स्लाइड्स हैं वो सारे के सारे होमवर्क होंगे। तो सब लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे और सब लोग इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, आगे के कुछ सवाल ये पीडीएफ जरूर देख लेना भाई, इसमें कुछ ना कुछ आपको सवाल करने के लिए दिए जाएंगे, उनके आंसर्स भी तुम्हें करने होंगे। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। जम के कोशिश करो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है जो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना। तो थोड़ा सा हिम्मत से काम लो, बहुत आराम से इत्मीनान से सारी चीजें कवर कर लें, लेकिन कोशिश करते रहना पड़े, है ना। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।